हो गया था मैसूर। कहाँ एंग्लो मैसूर पहुंचे हम लोग? हाँ। तो हम लोग तृतीय जो है वो कर्नाटक युद्ध देख लिए थे ना। तो बंद दरवाजा बंद कर दीजिए। तो तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है हम लोग देख चुके थे कि थर्ड कर्नाटक वॉर में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वन दिवस का युद्ध हुआ। और तीसरे कर्नाटक युद्ध के बाद ये तय हो गया, ये निश्चित हो गया कि भारत में अब जो है वो ब्रिटेन ही शासन करे। क्योंकि ब्रिटेन के जितने कंपटीटर थे वो चाहे भारत के हों या चाहे भारत के बाहर के हों, वो 1760 के बाद लगभग खत्म हो गए। एक कंपटीटर बचा हुआ था जो भारत का था, जिसको लेकर के ब्रिटेन को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ जब हमारा सामना हो तो ये हमें डिस्टर्ब कर दे। वो थे मराठा, बिल्कुल मराठा। क्योंकि मराठों की जो युद्ध नीति थी, उस युद्ध नीति में अंग्रेज पारंगत नहीं थे, गुरिल्ला युद्ध नीति। और उन्होंने इस नीति को यूरोप में देखा था कि एक बहुत बड़ा शासक जो बहुत अच्छा सेनापति था, कमांडर था, लेकिन इस नीति के वजह से वो खत्म हो गया। वो कौन था बता सकते हैं? कि उसे गुरिल्ला युद्ध, एक देश है यूरोप में जिसके लोगों को गुरिल्ला युद्ध लड़ने आता था, वहां जाके वो कमांडर फंस गया। वो देश है स्पेन। हाँ? नेपोलियन बोनापार्ट, गुड। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि स्पेन का नासूर ऐसा चुभा कि नेपोलियन मर गया। नेपोलियन योग्य था लेकिन उसको नहीं आता था गुरिल्ला युद्ध लड़ने, चला गया स्पेन पे हमला कर दिया। स्पेन के जो स्थानीय लोग थे उनको आता था, गिर गया। अब जंगल में अपना बंदूक लेके खड़ा है और ऊपर से उसको तीर आके कहीं से मार दिया, कहीं से कुछ मार दिया, शत्रु दिख ही नहीं रहा है, कहाँ आप लेंथ लगाओगे? तो इसलिए कहा जाता है कि स्पेन का नासूर उसे बर्बाद कर दिया। तो ब्रिटेन नहीं चाहता था कि इस युद्ध नीति को जानता नहीं है उसमें इन्वॉल्व क्यों हुआ जाए, उसमें इन्वॉल्व होना ठीक बात नहीं है। तो वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। लेकिन उसको था कि कोई मौका मिले जहां पे हम मराठों को डायरेक्ट चैलेंज करें, मराठों को डायरेक्ट हम जो कि सबक सिखाएं या मराठों से हम जीत हासिल करें। लेकिन अब कभी कहते ना कि कभी कभी छोड़ देना भी एक नीति होता है ना, पीछे हट जाना भी। कहते हैं कि अगर बाघ अपना एक कदम पीछे ले रहा है तो इसका मतलब ही नहीं कि डर के भाग रहा है। एक कदम पीछे लेने का मतलब है कि छलांग लंबा लगाने वाला है ना, जो फादेगा वो लंबा फादेगा। तो ब्रिटेन सबके को हैंडल कर लिया लेकिन वो मराठों को हैंडल नहीं किया, बोला कि देखते हैं क्या होता है। इधर भारत में मुगलों के पतन के बाद भारत की जो सबसे मजबूत और सबसे बड़ी और जो सबसे ताकतवर शक्ति थी, वो ताकतवर शक्ति थी कौन? वो सबसे ताकतवर शक्ति थी मराठों की शक्ति। मुगलों के पतन के बाद भारत में यही जो है वो ज्यादा ताकतवर बन के उभरे थे, मराठे। तो मराठे चूंकि ज्यादा ताकतवर बन के उभरे थे, तो मराठों के पास यहाँ अधिकार था कि भारत पे वो शासन करे। और लोगों को उम्मीद भी था, लोगों को ये उम्मीद था कि अब बहुत वर्षों के बाद, एंसेंट हिस्ट्री के बाद, मेडेवल मॉडर्न में ये टाइम आया जहां पे ये लगा कि अब हमें हमारा कोई अपना शासन देगा, है ना। क्योंकि दिल्ली सल्तनत और जो मध्यकाल के शासक थे मुगल के, वो सब तो बाहर के थे। तो अभी लोगों को था कि अब हमें मराठी शासन करेंगे, और मराठी ताकतवर थे भी। लेकिन दिक्कत होता है क्या कि जब आदमी आगे बढ़ने लगता है तो उसके अंदर थोड़ा ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है। और ईगो घमंड आता है तो उसको संतुलित अगर कर लिया तो बहुत आगे जाता है, और नहीं संतुलित किया तो जहां से रहता है वहीं से गिर जाता है। मराठों के साथ क्या हुआ कि वो बहुत सक्सेसफुल हुए, और उन्हें भी ये फील होने लगा, लोग कहने भी लगे कि अब तो भारत पे मराठे ही शासन करें। तब तक एक घटना दिल्ली में घट रही थी। घटना क्या घट रही थी कि अहमद शाह अब्दाली जो था, अहमद शाह अब्दाली लगातार दिल्ली पर हमला कर रहा था। इसने पहला आक्रमण 1748 पे किया था दिल्ली में, और अपना आखिरी आक्रमण 1761 पे किया दिल्ली में ही।
तो अब सोचिए कि मराठी क्या चाहते थे। इसका पहला आक्रमण जो 1748 में हुआ था वो पंजाब में हुआ, ठीक है। तो मराठी क्या चाहते थे? मराठी ये चाहते थे कि यहां पर क्या किया जाए, इस तरीके से चीजों को किया जाए। दिल्ली को अब इनको था कि जब तक दिल्ली हम कंट्रोल में ना ले लेंगे तब तक हम भारत को थोड़ी ना भारत के शासक कहलाएंगे, तो है दिल्ली। तो दिल्ली पर हो रहा था बाहरी आक्रमण अहमद शाह अब्दाली का, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दिल्ली को बचा ले, है ना, दिल्ली को इनके आक्रमण से बचा ले। तो जब दिल्ली को बचा लेंगे तो दिल्ली के हम शासक बन जाएंगे, और जब दिल्ली के शासक बन जाएंगे तो पूरा भारत हमारे कदमों में होगा। ये इनका प्लान था। तो ये लोग 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ, तो इसने जब दिल्ली पे आक्रमण किया, तो इसकी आक्रमण से क्या हुआ? जब इसने दिल्ली पर आक्रमण किया तो आप देखेंगे कि दिल्ली पर इसके आक्रमण करने पर मराठे पहुंच गए दिल्ली को प्रोटेक्ट करने। और मराठे दिल्ली को प्रोटेक्ट करने कहां से पहुंचे? तो यहां पे क्या हुआ कि मराठे महाराष्ट्र से निकल के कहां पहुंच गए? दिल्ली। अब देखिए, इनको आता था गुरिल्ला युद्ध लड़ने, और ये युद्ध कहां लड़ा जाता था? जंगलों में, झरमुठों में, पहाड़ियों में, है ना। और पानीपत का युद्ध कहां होना था? पानीपत वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है ना। ये खुला मैदान है। तो ये कहते हैं ना कि जब विजय होने लगे और लोगों ने सराह दिया, तो लड़ने के लिए कहां पहुंच गए? पानीपत। एक तो ये सामरिक दृष्टि से ही ये गलत था कि आप उतना दूर, ध्यान रखिए, कितनो ताकत हो जाए, किसी से झगड़ा हो तो उसके घर पे जाके झगड़ा नहीं करना चाहिए, या उसके एरिया में जाके नहीं, बीच जगह पे बुलाइए कहीं पे। जब झगड़े करना है तो हाँ, न्यूट्रल जगह पे बुलाइए, जहां पे तुम भी और हम भी दोनों बराबर हो, है ना। अब आप बहुत ताकतवर हो गए तो आप चलिए उसके द्वार पर जाके झगड़ा कर लेंगे, हिम्मत है तो हमको मार के दिखाओ, कर दिखाओ, मारिए ना देगा। किसी के द्वार पे चढ़ के जाइएगा, पिटा के आइएगा। कितनों कमजोर होगा तो उसके घर की औरत सब छत पे चढ़ के 5 ईंटा फेंक देगी, हो गया, कपार फूट गया। अब कपार फूट गया तो पहले बंडेज करवाइएगा कि पहले मारपीट करिएगा? बेवकूफ आदमी पहले मारे, पहले तो बंडेज करवाना है जी, ब्लड सब शरीर का गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये लोग महाराष्ट्र से चल के कहां पहुंच गया? दिल्ली। और दूसरा एक और मराठों का क्या दिक्कत था कि उस समय वो सब लोग से झगड़ा कर लिए थे। जब आदमी का ताकत है तो सब लोग से संबंध खराब कर लेता है, किसी को कुछ बुझवे नहीं करता है। तो ये लोग आया तो ये लोग का कोई मित्र भी नहीं था जो ये लोग का सपोर्ट करे, है ना। और लोग तो तंग था कि अरे ठीक है, पिटा रहे हैं तो पिटा जाए, है ना। वो वाला हाल इनका हो गया था। तो जब ये लोग आ गए यहाँ पर, और एक महाराठा इतिहासकार हैं, एक महादेव सरदेसाई, महादेव सरदेसाई कहते हैं कि ये लोग जब दिल्ली आए ना युद्ध लड़ने, तो ऐसे नहीं आया जैसे कि युद्ध लड़ने जा रहे हो। ये लोग ऐसे आए जैसे लगा कि हनीमून मनाने जा रहे हैं, विथ फैमिली, बच्चा, पत्नी, अरे बुआ तू चल, कभी तू चल, सब माली। कौन सा दिल्ली में घूमने वाला जगह है भाई? अब तो चलो कुछ कुछ है भी, उस समय क्या था? कुतुब मीनार दिखाने लेके आए थे, हैं? तो ज्यादा बढ़िया तो आप ही की तरफ से समुद्र की लहरें देखिए आराम से, शाम को जाकर वहां पे चाय पीजिए। समुद्र तो पहले से ही था वहां पर, लेकिन आ गया ये लोग कहां? दिल्ली। अब सोचिए, पति पत्नी बच्चा सबको लेके चला आया लोग। तो ये पूछ देता है कि उस समय मराठा पेशवा कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? हम्म, कौन था? हा? बालाजी बाजीराव। गुड, बालाजी बाजीराव, ध्यान रखेंगे उस समय बालाजी बालाजी बाजीराव जो थे वो उस समय मराठा पेशवा थे। लेकिन ध्यान रहे कि बालाजी बाजीराव नहीं आए थे, हाँ, सदाशिवराव आए थे, बालाजी बाजीराव। ठीक है, देखिए पहला मराठा पेशवा कौन थे? बालाजी, सुना था। दूसरे? बाजीराव फर्स्ट।
इन दोनों का नाम में से आधा आधा ले लीजिए तो ये तीसरे आ जाते हैं। पहला बालाजी विश्वनाथ, दूसरा बाजीराव फर्स्ट, दोनों का ले लीजिए, वो का बालाजी ले लीजिए, का बाजीराव ले, तो ये तीसरे आ जाते हैं, है ना। इनका कार्यकाल है 1740 से 1761। ठीक है। इनको जब सूचना मिला ना कि मराठे हार गए पानीपत के तृतीय युद्ध में, तो हार्ट अटैक से इनका देहांत हो गया। सूचना मिला कि हम लोग हार गए, है ना। कितना आदमी सबका तो चलिए, तो बेचारे का मतलब ये लोग तो बहुत वीर लोग था, अपनी वीरता का परिचय देता था। लेकिन कुछ आदमी सब है कि क्रिकेट का फैसला से हार्ट अटैक कर जाता है। सोचिए हार्ट कितना कमजोर है ना। तो कोई सोचता है कि अरे एक रन पर, सोचते ना वर्ल्ड कप में कि कितना आदमी का हार्ट अटैक कर गया, युवा सबका, युवा युवती सबका। देखो तो पता नहीं कहा लोग इतना क्रिकेट देखता है, बेवकूफ वाला काम करता है। बताइए, ये दिखलाता है कि हम लोग यहाँ बेरोजगारी कितना है। मैंने आदमी सबके पास टाइम कितना है जी, देख लेता है इतना। तो 5-5 दिन का टेस्ट देखने लगता है, 50-50 ओवर का मैच देख लेता है। बाप रे, अब दिन भर लग जाता है उसमें। अब चलिए, अब तो थोड़ा सा रिलैक्स, T20 3-4 घंटा में खत्म हो जाती है, फिर भी 3-4 घंटा। आप देखिए जो डेवलप नेशन सब है, ये कोई ब्रिटेन को छोड़ दीजिए तो कैसे कि सब तो यही खोजा ही सब क्रिकेट, इसको छोड़ दीजिए तो अमेरिका है, आपका फ्रांस है, रसिया है ना, ये सब खेलता है क्रिकेट। नहीं, ये लोग खेलता है फुटबॉल, मैक्सिमम 1.5 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा में मामला खत्म, है ना। उसके बाद अपने घर जाइए। यहाँ तो अगर फाइनल मैच होगा तो फाइनल के इनॉर्गेशन में 1.5 घंटा लग जाता है। कब प्रधानमंत्री आएंगे, कब कोई आएगा, कोई कब आएगा, कभी फिल्म स्टार सबको बुला लेगा, टाइम बर्बाद। यहाँ आदमी से अपना टिकट खरीद करके आ जाएगा मैच देखने के लिए। ठीक है, बिजनेस हो गया बिल्कुल। और आप देखिए कि मतलब आदमी अपना समय कितना बर्बाद करता है ना। और उसमें तब हद हो जाता है जब आदमी अपना जान, मतलब पागलपंती इस तरह की कि आदमी अपना जान तक दे दे, है ना, मैच उच को के चक्कर में, इस तरह का चीज हो जाता है। खैर, तो इनको सूचना मिला तो इनका देहांत हो गया। जो मूवी आप लोग देखे हैं बाजीराव मस्तानी, है ना, मस्तानी, तो बाजीराव मस्तानी किस पे है? वही बाजीराव फर्स्ट पर। बाजीराव फर्स्ट जो है 1720 से 1740, वही बाजीराव फर्स्ट पर बना है बाजीराव मस्तानी। ठीक है, जिसमें दीपिका पादुकोण अपना दिख, जितना गड़बड़ मतलब बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर रहेगा ना, उसमें दीपिका पादुकोण घुस जाएगी। गजब आदमी है। बताइए, एक और मूवी आया था अपना पद्मावती, है ना, बाद में उसका पद्मावत नाम हो गया। रानी पद्मावती को राजस्थान का राजपूत समाज देवी मानता है। ये ले लो पिटाया था संजय लीला भंसाली, जाके राजस्थान में लगा दिया था पूरा अपना टेंट समयना कि यहीं पर बनाएंगे मूवी। राजस्थान का राजपूत समाज को पता चल गया, अच्छा बताइए हमारी जो माता है, हमारी जो देवी है, उनको पूरा डांस करा, घूमर घूमर पे एकदम स्टेप करवा रहा है। अच्छा देखिए, हम लोग तो इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप लोग सिविल के विद्यार्थी, तो आप लोग इतिहास पढ़िएगा, या सिविल का जो विद्यार्थी है या इतिहास, उसको समझ में आएगा कि रानी पद्मावती क्या है। सोच के देखिए, जो जिसने इतिहास कभी नहीं पढ़ा तो कहां से सीखेगा, जानेगा, मूवी देखेगा तो उसके दिमाग में क्या बैठेगा, अरे रानी पद्मावती तो डांस करती थी, रानी पद्मावती का ये कैरेक्टर था, है ना, वही देखेगा ना। तो ये लोग क्या करता है कि ऐतिहासिक कोई कहानी अगर आप बना रहे हैं तो आपका ये जिम्मेवारी होता है कि आप उस कैरेक्टर को वैसा ही दिखलाइए जैसा कि वो था। इसमें ही पगला सब दिखा क्या दिया है कि रानी पद्मावती दिल्ली गई है। आज की थी क्या रानी पद्मावती कि हम चलेंगे विदेश, साथे जा रहे हैं तो, हाँ, जो फिल्म दिखा ना कि गई है, बुलाया है तो कि राणा रतन सिंह को छुड़वाना है, तो है ना, गई है, दिखाया ही। लेकिन वास्तव में रानी पद्मावती अपना किला छोड़ के कहीं गई ही नहीं थी, कहीं नहीं गई थी, वो अपने किले में थी। गया कौन था? गोगा और बादल, दो सेनापति उनके थे, बहुत वीर थे। इतिहास में कहा जाता है कि गोगा बादल का सर कलम हो गया था, गर्दन कट गया था, लेकिन हाथ तलवार भांज रहा था, इतनी स्तर की वीरता थी उनकी। तो जब ये बुलाया था ना, तो लोग स्ट्रेटजी क्या बनाया था, बोला कि भाई अगर जाएगी महारानी जाएगी तो उसमें 108 गो उनके साथ क्या जाएगा, ये आपको डोली, जो डोली आजकल जो चलता है, अब तो खैर डोली का परंपरा खत्म हो गया, पहले दुल्हन लोग आती थी डोली में बैठ करके, है ना, 4 गो कहार लगता था। अब तो होता है कि भाई अब थार पे आएगी, डिफेंडर पे आएगी, पता नहीं कौन कौन गाड़ियां चल, जितना महंगा गाड़ी, पहले सस्ता सस्ता डोली हुआ करता था। डोली का बात था कि डोली नदी क्रॉस करता था गाँव। तो डोली का क्या उपयोगिता था, पहले गांव गांव में नदी होता था, नदियों क्रॉस करना होता था, तो कौन गाड़ी है कि नदी क्रॉस कर जाएगा बिना पुल के, अब तो सब जगह पुल हो गया। लेकिन कहार लोग को पास कर देता था, या नहीं है तो नाव पर हल्का रहा बैठ के अपने निकल गया। अब तो सब तरह की चीज नहीं है।
तो वहां पर क्या हुआ कि वो बोली कि देखिए ये लोग गोगा बादल बादल बोला कि आप कहिए कि हम आएंगे, लेकिन ये हमारा शर्त है। बोला कि ठीक है। तो 108 कहार में जो चार चार गो लोग जो कहारी लग रहे थे वो सब सेना के लोग थे, और उस सबका एक एक हेड उसमें बीच में बैठ गया टोली में। तो ऐसे पूरी सेना पहुंच गई दिल्ली लड़ने के लिए। वो सोचा कि रानी आ रही है, रानी अभी कभी नहीं, लेकिन मूविया में दिखा दिया कि रानी गई है ना। तो ये सब इतिहास का छेड़छाड़ है, इसीलिए लोग पिटाया भी था, है ना। पूरा वहां से राजस्थान से भगा दिया था सब, तब जाके दूसरा जगह से मूवी बनाया। और उस समय पहले इसका नाम नहीं था पद्मावती, लेकिन जब पूरा विरोध हुआ तब जाके इसका नाम हुआ पद्मावत। फिर अपना नाम कुछ कुछ चेंज किया, लेकिन अभी बहुत गड़बड़ गड़बड़ सी चीज रखे हुए हैं। तो उसमें भी पद्मावती का किरदार कौन निभाई? दीपिका पादुकोण, घूमर घूमर, है ना। आप फिर में बाजीराव मस्तानी, मस्तानी में वही आ गई, है ना। तो उनका रियलो कैरेक्टर आप देखिएगा तो कुछ ऐसा ही है ना। उनका रियल थोड़ा सा देखिएगा तो मामला कुछ वैसा ही बनता है उनका। यही सब लोग आजकल के आदमी सबका क्या बन जाता है? आइडियल। अब सोचिए कि जिस लड़की का आइडियल दीपिका पादुकोण होगी, चाहे जिस लड़का का आइडियल रणबीर कपूर होगा, तो वो लड़का लड़की कैसा बनेगा जी? हमारा रियल आइडियल कौन होना चाहिए? हमारा रियल आइडियल राम होना चाहिए, वो हमारा हीरो है। अगर हमें बनना ही है तो राम जैसा बनना है, क्योंकि वो हमारे युग पुरुष हैं, वो हमारे हीरो हैं। लड़कियों के लिए हीरोइन कौन होनी चाहिए? माता सीता। बनना है तो हम उनके जैसा बनेंगे, कि हम बनेंगे रानी चटर्जी जैसा। वो भोजपुरी कौन है ना, रानी चटर्जी, है ना। तो ये सब पगला सब विषय है। खैर, तो यहां पर इनको जो है ये यहीं पे थे, इनको नहीं सूचना थी, और ये लोग आ गया दिल्ली लड़ने के लिए। बोलो दिल्ली तो आ गया। समझिएगा मैं कहानी कहां से कनेक्ट कर रहा हूं। और अंग्रेजों को मराठों से उलझना नहीं था, क्योंकि मराठे ताकतवर थे। अंग्रेज दूर बैठ के देख रहे थे कि हो क्या रहा है ना। वो सबसे लड़ रहे थे लेकिन मराठों से नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि मराठे उस समय ताकतवर थे। तो जब मराठी यहां आ गए तो ये भिड़ गए अहमद शाह अब्दाली से। अब जब अब्दाली से भिड़ गए तो इनका डिस्टेंस इतना था, इतना दूर से ये लोग आया था, और ये लोग का चूंकि संबंध उस समय सबसे खराब था, तो कहा जाता है, मराठा इतिहासकार सब कहते हैं कि इनकी सेना के पास खाने के लिए अन्न भी नहीं था। अनाज रसद खत्म हो गया था, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था कि इनके पास अनाज पहुंचा पाए। लड़ने में तो महान लड़ाकू थे, वीरता की कोई कमी नहीं थी मराठों में। मराठों जैसा वीर होना बहुत मुश्किल है ना, जो मराठा साम्राज्य में जो वीर हुए थे। लेकिन अब दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि भूखा लोग कोई कितना देर लड़ेगा? ना आदमी को, ना सेना को खाना मिल रहा है, ना घोड़ा को खाना मिल रहा है। अब क्या होगा? अब ऐसी स्थिति में, और दूसरा चीज क्या हो गया, पूरा परिवार लेके लोग गया था। अब सब सेना के आदमी, अब हम अभी देखिए बॉर्डर जोन में जो लेह लद्दाख में पोस्टेड है, उसको अनुमति नहीं होती कि आप फैमिली लेके जाइए वहां पर, है ना। जो लोग बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर पे आपको अनुमति नहीं होती फैमिली लेके जाने की। क्यों? क्योंकि आप जब भी बम बारूद आएगा ना, तो आपको ख्याल में दुख आएगा, अपना राष्ट्र और अपना परिवार। ऐसे में आप डिस्टर्ब हो जाइएगा कि आपको क्या करना है। इसलिए उस जोन में जो भी लोग रहता है उसको सिंगल रखा जाता है ना, कि एकदम आपका जो है पूरा फोकस देश के सिक्योरिटी पे रहे। अब यहां पर जब दोनों चीज एक साथ हो रहा था, एक तरफ ना सेना को खाना मिल रहा है, ना पशुओं को खाना मिल रहा है, ना सेना सैनिकों को मिल रहा है, और ना बच्चों को, ना पत्नियों को। अब पूरा आप सोचिए कि केवल युद्ध में हार नहीं हो रही है, अब मनोवैज्ञानिक हार हो रहा है, साइकोलॉजिकल डिफीट हो रहा है। साइकोलॉजिकल डिफीट सबसे बड़ा डिफीट होता है। इसलिए कहता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। मन में ठान लिया कि जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन वो आदमी कब ठानता है? जब अपने पास रिसोर्स देखता है, अपने पास वो चीज देखता है। तो यहां इस तरह की परिस्थितियां बनी कि मराठे नहीं हारे, मराठे नहीं हारे, मराठों की परिस्थितियों ने उनको हरा दिया। तो उनसे गलती कहां पे हुई? रणनीति बनाने में, स्ट्रेटजी बनाने में। उनको क्या चाहिए था? अब्दाली से सब अगर संघर्ष ही करना था तो सिचुएशन कुछ ऐसा बनाते कि अब्दाली और आगे बढ़ता, अब्दाली उनके जोन में जाता, उनको इनके जोन में नहीं आना था। रणनीति क्या कहता है कि आप अपने स्ट्रेंथ में दुश्मन को बुलाइए, आप ही चल जाइएगा दुश्मन के गली में, तो आप कितना ताकतवर होंगे तो आप घेरा जाइएगा, मरा जाइएगा। तो कहते हैं हिस्ट्री इज द आर्ट ऑफ लिविंग। इतिहास जीवन जीने की कला। इतिहास आपको सिखलाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, नहीं करना है। अब ये लो बेचारा फंस गया यहां। अब्दाली जो है सो कि डिफीट कर दिया, हरा दिया। और अब्दाली जब इनको हरा दिया तो अंग्रेजों का रास्ता खुल गया। अंग्रेजों को अब्दाली से डर था नहीं, लेकिन संजोग ऐसा कहते हैं कि जब आपका भविष्य उज्जवल होने वाला होता है तो परिस्थितियां भी आपके हिसाब से बन जाती है।
अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन मराठा, तो मराठा बिना लड़े ही हार गए। ये बात ठीक वैसे ही हुई, ये बात ठीक वैसे ही हुआ। कैसे? जैसे कि आपका कोई बहुत बड़ा शत्रु है, आप उससे डायरेक्ट सामना नहीं कर सकते हैं। अब भगवान के सामने रोज अगरबत्ती धूप जला करके विनती करते कि हे भगवान कुछ हो तो इसका कीजिए, और 10 दिन बाद आपको सूचना मिलता है कि आपका शत्रु ट्रक के नीचे आ गया, ये बात खत्म। परिस्थितियों ने आपको ताकतवर बना दिया, ये आपकी योग्यता नहीं बनाया, परिस्थितियों ने आपको बना दिया। तो अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो अब्दाली के सामने जाकर के लड़ गया, जिसको कहते हैं कि आ बैल मुझे मार। और ऐसी स्थिति में अब्दाली ने मराठों को हरा दिया। मराठा शक्ति निर्णायक रूप से कमजोर हो गई, और हरा करके ये भी रुका नहीं, ये भी वापस चला गया अफगान। अब दिल्ली का बाजार एकदम खुला मिल गया, पहले से अपने सबको हराया हुआ है। बंगाल पहले से अंग्रेजों के कंट्रोल में है, तवाली के युद्ध से पुर्तगाल को हरा के भेज दिया है, बेदरा के युद्ध से डच को हरा के भेज दिया है, पांडिवास के युद्ध से फ्रांस को हरा के भेज दिया है। मराठे ताकतवर थे, इनसे नहीं लड़ रहा था, तो मराठों को अब्दाली ने काम कर दिया। मतलब आप कह सकते हैं आज का नेता सब रहता तक कहता कि अंग्रेजों का बी टीम था अब्दाली, जैसे चुनाव में सब कह देता है, कहता ना कि बीजेपी का बी टीम है ओवैसी, कि ओवैसी कहीं से अगर अपना खड़ा हो जाता है ना तो मुस्लिम वोट का हो जाता है, बट जाता है। ऐसा ऐसा बात आदमी सब बोल देता है ना, तो कह देता कि अंग्रेज का बी टीम कौन है? अहमद शाह अब्दाली, है ना। अब्दाली जो है सो कि बी टीम के रूप में काम कर रहा है, इस तरह का चीज सब हो जाता है। खैर, तो अब क्या हुआ कि जब ये निकल गया यहां से, तो अब मराठों को खुला मैदान मिल गया। तब अंग्रेजों को, तब क्या हुआ कि 1764 में एक युद्ध हुआ, 1764 में एक युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। ये बक्सर का युद्ध जो हुआ, इसको एक निर्णायक युद्ध माना जाता है अंग्रेजों के लिए, कि यहां से ये निर्णय हो गया कि अब भारत में अंग्रेज ही शासन करेंगे, क्योंकि मराठों का तो काम खत्म हो गया 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध से। बक्सर के युद्ध में से भारतीयों को भी बड़ा उम्मीद था। उम्मीद ये था, ये पहला समय था जब सामने अंग्रेजों की और भारतीय सेना की सामने सामने की लड़ाई होनी थी, है ना। और बक्सर के युद्ध में आपको पता है कि बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था। बक्सर का युद्ध इसलिए हुआ था कि जब 23 जून 1757 को पलासी हुआ, तो पलासी में बहुत षड्यंत्र हुआ था, और उस समय सिराजुद्दौला जो था वो यहाँ का नवाब था। इन लोगों ने षड्यंत्र करके सिराजुद्दौला को मार दिया। सिराजुद्दौला बहुत योग्य आदमी था, रहता तो अच्छा करता वो यहाँ पर। इससे पहले जो यहाँ पर बंगाल का नवाब था उसका नाम था अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां जो था वो एकदम अकर्मण्य टाइप का आदमी था, बूढ़ा था, अकर्मण्य था। वो क्या कहता था कि यूरोपियों को अगर आप छेड़ेंगे तो काट काट के मार देंगे, मधुमक्खी के समान है, और अगर छोड़ देंगे तो शहद देंगे। तो ये कुछ बोलता ही नहीं था वो लोग को, एकदम छोड़ रहता था, टैक्स लेता था, अपना खुश रहता था। 1756 में जब वो मर गया, तो ब्रिटेन और फ्रांस, ये लोग का अपना चल ही रहा था संघर्ष। पीछे आप कर्नाटक का युद्ध कल बात कर रहे थे हम लोग, ये दोनों का आपस में झगड़ा चल रहा था। तो दोनों का चूंकि आपस में, जब आप कमा लीजिए कि दो आदमी हुए, दोनों का झगड़ा चल रहा है, तो गांव में आप देखिएगा, दो अगर चाची लोग आपस में झगड़ा कर रही है, तो उसके 1 घंटा बाद क्या होगा, दोनों अपन अपन सामान छुपा के रखेगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे सामान चुरा के लेके चल जाए। रखती है ना, है कि हमारे सामान कहीं चुरा ना ले। देखिएगा ये सब होता है जब आपका संबंध किसी से खराब हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें आप 3 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी से झगड़ा हो गया आपका, ठीक है, अगर झगड़ा का आपका सबसे झगड़ा हो गया, तब क्लासों से बाहर जाइएगा तो अपना कलमों कपिया सब ठीक से करके जाइए, कोनो इसने गबड़ा दे। मन में भाव आता है कि नहीं आता है कि भाई कहीं से कि अब तो हमारा संबंध खराब हो गया, तो गबड़ा ना दे। तो फ्रांस का और ब्रिटेन का दोनों का फैक्ट्री था कहां? बंगाल में। दोनों को डर था कि संबंध खराब है, दोनों में से कोई ऐसा ना हो कि कोई किसी कंपनी पर कब्जा कर ले। तो दोनों क्या करने लगा, दोनों अपना अपना कंपनी को सुरक्षित रखने के लिए फोर्टिफिकेशन करने लगा, किलाबंदी। कहा कि हम लोग अपना किलाबंदी कर लेते हैं। अब जब आप किलाबंदी शुरू कर दिया, अब बिना पूछे, ना ये लोग बंगाल के नवाब से पूछवे नहीं किया, है ना ये लोग पूछा इससे, सिराजुद्दौला से पूछा नहीं, दोनों लोग अपना अपना काम शुरू कर दिया। तो सिराजुद्दौला जब बना था, सिराजुद्दौला एकदम नया आदमी था, युवा आदमी था सिराजुद्दौला। देखा कि भाई दोनों अपना अपना काम कर रहा है। अब आपके जमीन में 2 आदमी आके अपना दुकान लगा रहा है, आपसे कोई पूछे नहीं रहा है, तो भाई आपको तो लगेगा ना खराब। तो नवाब था, उसका दायित्व तो बनता था, पहुंचा, बोला भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? तो बोला कि हम लोग अपना ये कर रहे हैं। तो फ्रांस को बोला कि देखिए हम यहाँ के नवाब हैं,
हम संभाल देंगे, आप लोग निश्चिंत होकर काम करिए, सब लोग अपना अपना दायरा में रह के काम करेगा, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। फ्रांस सिराजुद्दौला का बात मान गया, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, क्यों मान गया फ्रांस, क्योंकि फ्रांस का स्थिति अब खराब हो गया था, दूसरा कर्नाटक युद्ध में फ्रांस आगे था, लेकिन तीसरा में क्यों गड़बड़ हो गया, कल बताए थे आपको, डुप्ले को बुला लिया वापस, हाँ डुप्ले को वापस बुला लिया, और डुप्ले को वापस बुला के यहां पर भेज किसको दिया, गोडेहू को। गोडेहू निहायत किस्म का, मैंने क्या कहा जाए, एकदम अकर्मण्य आदमी था, कुछ उसको नहीं बुझाता था, ठीक है। तो उसको भेजा, तो कह दिया, तो ठीक है भैया ठीक है ना, कितना आदमी होता है ना, अब कमजोर आदमी होगा तो उसको कुछ कह दीजिएगा तो वो स्वीकार कर लेगा, ठीक है ठीक है। लेकिन जाके जब अंग्रेज से बोला ना, तो अंग्रेज सबका कॉन्फिडेंस लेवल हाइट पर था, रॉबर्ट क्लाइव आ चुका था, तो बोला कि नहीं, वी आर नॉट स्टॉप दिस वर्क, हम लोग इसको नहीं रोकेंगे। अब ये लोग का एक छोटा मोटा झगड़ा हुआ, ठीक है, और झगड़ा में सिराजुद्दौला क्या किया, इसको पीट पाट दिया, कहा कि बंद करो काम, बंद करवा करके ताला लगवा करके आ गया अपने राजधानी मुर्शिदाबाद, आके बैठ गया। तो ये सब अंग्रेज सब अपना मैसेज भेज दिया किसको, अपना बड़का भैया को, रॉबर्ट क्लाइव, उस समय मद्रास में था, बोला भैया देखिए नहीं तो घबरा दिया सब मामला, कैसे होता था भाई, भैया कुछ करिए, है ना। चाचा हमारे विधायक हैं, इनके चाचा थे वहां पर, है ना, मद्रास में। चाचा बोले रुको हम आते हैं, ये पहुंचा, ये कहाँ पहुंचा, कलकत्ता, मद्रास में था, पहुंचा कलकत्ता, देखा कि सही में फैक्ट्री का काम, फोर्टिफिकेशन का काम बंद है। तो सिराजुद्दौला ने जिस आदमी को यहां नियुक्त करके आया था, ताला बंद करके चाबी देके आया था कि तुम रुको यहाँ पे काम मत होने देना, कि जैसे रॉबर्ट क्लाइव को देखा उसके चरण में गिर गया, भैया प्रणाम आइए, ये चाबी, दगाबाज निकला, धोखाबाज निकला। अब जैसे ही चाबी दे दिया रॉबर्ट क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को एक बात समझ में आ गई कि यहां के लोग यहां के नवाब से खुश नहीं। अब वो इसी गैप को खोजना शुरू कर दिया कि अच्छा हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो नवाब से खुश नहीं, खोजना शुरू किया। तो इसको सबसे पहले कौन भेटा गया, नवाब का सेनापति, है ना, सेनापति भेटा गया, मीर जाफर। मीर जाफर को बोला क्या जी क्या दिक्कत है आपको, बोला सर हमको नहीं रहना है इसके साथ, तुमको क्या बनना, बोला कि हमको नवाब बना दीजिए, बोला डन डील डन, तुमको नवाब बनाएंगे, तो मार देंगे तुमको नवाब बनाएंगे। उसके बाद आ गई नवाब की मौसी घसीटी बेगम, ही पगली कहती थी हमरो कुछ चाहिए, इसको हटाइए, बोला तो आपको भी देंगे, घबराइए मत। इसका एक बेटा था यहाँ पे पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, वो कह रहा था कि भाई हम लोग भी चाहते हैं इसको हटाइए, है ना, बोला ठीक है भाई आप भी आइए। शौकत जंग भी लोग के ग्रुप में आ गया। बंगाल का एगो कभी तबीयत खराब होने लगती, शौकत जंग, ठीक है। तो यहां पर जिद पे अड़ जाता है कभी कभी, है ना, शौकत जंग। और उसके बाद आप देखिए जगत सेठ, है ना, जगत सेठ ये कलकत्ता का धनी व्यापारी था, ठीक है, ये लोन वोन देता था सबको, है ना। राय दुर्लभ, सब नाम लिख लीजिएगा याद रखिएगा, मीर जाफर, घसीटी बेगम, शौकत जंग, जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीचंद, अमीचंद, यार लतीफ, ये सारे लोग जो थे ये सब का सब किसके साथ शामिल हो गया, रॉबर्ट क्लाइव के साथ। सब कहा कि भैया हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग को कुछ ना कुछ दे दीजिएगा, बोला सबको कुछ ना कुछ देंगे, सब लोग हमारे साथ रहिए। सबसे ट्रीटी कर लिया, सबसे बातचीत कर लिया। सबसे जब ये बातचीत कर लिया तो क्या हुआ, सबसे लोग बातचीत कर लिया, और सबसे बातचीत करने के बाद, सिराजुद्दौला से सबसे बातचीत करने के बाद ये लोग क्या तय किया, अब ये लोग तय किया कि सर अब हम लोग डेट तय करते हैं, ये लोग का उपाय करते हैं, है ना, मतलब सिराजुद्दौला का उपाय करते हैं। तो ये डेट ये लोग क्या किया, सब रॉबर्ट क्लाइव के साथ चला गया षड्यंत्र में, कंस्पिरेसी में। जब ये लोग रॉबर्ट क्लाइव के साथ, नाम लिख लेते हैं सब लोग, जब ये कंस्पिरेसी में चला गया ये लोग, तो डेट तय हुआ 23 जून 1757, है ना, पलासी का। तो पलासी के युद्ध का जब डेट ये तय हो गया 23 जून 1757, तो नवाब को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हमारे खिलाफ में हो रहा है। और
भागीरथी नदी के तट पर ये सब क्या किया, नवाब को घेर लिया। नवाब के साथ छोटी सी सेना की टुकड़ी थी, युद्ध का कोई प्रिपरेशन था नहीं, लेकिन साथ में मिर्जाफर था। तो मिर्जाफर, अब सोचिए कि जब हमला हुआ नवाब पर, तो जिस सेना का सेनापति ही बिका हुआ हो, सेना क्या लड़ाई लड़ेगी? कोई कुछ लड़ेगी? कोई उम्मीद कर सकते हैं आप उससे? क्या लड़ेगी उस सेना? तो सेनापति कमांडर ही बिका हुआ था, सेना कुछ कर ही नहीं रही थी। एक आदमी था जो नवाब के पक्ष में बहुत ईमानदारी से लड़ा। वो पूछा जाता है कि वो कौन था जो नवाब के पक्ष में ईमानदारी से लड़ते हुए मारा गया। उसका नाम था मीर मदान। मीर मदान जो है, ये ईमानदारी के साथ लड़ रहा था, नवाब के लिए लड़ रहा था, लेकिन बेचारा शहीद हो गया। अब थोड़े ही देर में सिराजुद्दौला को मामला समझ में आ गया। समझ में तो आएगा, सेनापति कुछ कर ही नहीं रहा है, हम घेराए हुए हैं। समझ में आ गया कि दिक्कत क्या है। तो सिराजुद्दौला भागने लगा। सिराजुद्दौला वहां से भागने की कोशिश किया। जब सिराजुद्दौला भागने लगा, तो भागने के क्रम में ही लोग क्या कर दिया, सिराजुद्दौला को पकड़ के मार दिया। ठीक है, तो इसको मार दिया। अब इसको मारने के बाद अब क्या हो गया कि 1757 में बंगाल के नवाब का पद खाली हो गया, पोस्ट वैकेंट हो गया। अब इन्होंने वादा किया था किससे? मिर्जाफर से, कि तुमको बनाएंगे नवाब। तो 1757 में ही बंगाल का नवाब बन गया मिर्जाफर। बंगाल का नवाब बन गया मिर्जाफर। और मिर्जाफर जो है वो 1757 से 1763 तक 1760 तक बंगाल का नवाब रहा। फिर इसको हटा क्यों दिया सब? इसको बनाया था कि देखो, बना रहे हैं कि हमारे लिए सुविधा देना और हमको मालामाल कर देना, हमको पैसा देना, हमको टैक्स देना, रेवेन्यू देना। कि देता गया, लेकिन देते देते इसको समझ में आया कि यार तो लोग तो अजीब कर रहा है, हमको एकदम लूटते जा रहा है ना। अब क्या करे? तो ये देना बंद कर दिया। तो जैसे ही देना ये लोग बंद कर दिया, लाभ पहुंचाना बंद कर दिया, तो फिर अंग्रेज सब कहा कि अब इसको हटाओ, पता करो अब किसके मन में मन कर रहा है नवाब बनने का। तो इसी का दामाद था, मिर्जाफर का दामाद था मीर कासिम। तो दामाद जी जो थे, ये कहे कि हमको बना दीजिए, अब हम बनना चाहते हैं। तो 1760 में बंगाल के नवाब बन गए, 1760 से 63 तक के लिए कौन? मीर कासिम। अब इनको काहे ला बनाया? थोड़ा बनाया था कि दामाद जी आइए अंगना में, है ना, थोड़ा ना आपको नाश्ता कराएंगे बढ़िया बढ़िया, बनिए अब, बन के हमको लाभ पहुंचाइए। ये भी लाभ देने लगे। इनको भी समझ में आ गया कि बाप रे बाप, हम तो ये सब हमको एकदम खून चूस जाएगा एकदम हमारा। तो ये क्या सोचा कि अच्छा अंग्रेज के साथ रह रहे हैं, नजदीक रह रहे हैं, तब ना ये लोग हमको ऐसे कर रहा है। ये लोग से दूर भाग जाते हैं, ये लोग से दूर चल जाते हैं। दूर कहाँ? तो कहा कि हम राजधानी बदल लेते हैं, अपना बिहार के मुंगेर में आ गया, राजधानी बदल दिया। अब जैसे राजधानी बदला ना, अंग्रेज सबका दिमाग खराब हो गया। करे क्या हुआ, हम लोग से बिना पूछे बिना अनुमति लिए बनाए हम ही लोग, आप ट्रांसफर कर दिया राजधानी। बोला रुक जाओ, इसका उपाय करते हैं। तो ये भी थोड़ा युवा टाइप था, है ना, मतलब युवा था। तो सोचा कि नहीं, अब नहीं सुनेंगे अंग्रेजों की, अब हम अपने मर्जी से करेंगे। तो ये आ गया कहाँ? मुंगेर। ये और काम क्या कर दिया, तो कार्टेज व्यवस्था को खत्म कर दिया। एक व्यवस्था चलता था कार्टेज, ये अंग्रेज सब चलाता था, ठीक है। कार्टेज में क्या था कि ये ब्रिटिश व्यापारियों के पास ये रहता था। तो ब्रिटिश व्यापारी जब कागज दिखाता था ना कार्टेज का, तो ये लोग का टैक्स नहीं लगता था बंगाल में व्यापार करने से, उन क्षेत्रों में। तो ये देखा कि ये सब का तो चेक होता नहीं है। ये लोग क्या करता था, ये लोग वही जो कार्टेज था ना, वो बेच देता था भारतीय व्यापारी को। तो नियम था कि जिसके पास ये होगा उससे टैक्स नहीं लेना है। तो भारतीय व्यापारी भी टैक्स नहीं देता था। अब इससे क्या हो गया कि सरकार का को पैसा मिलता ही नहीं था। तो सरकार बोली कि जब इससे कोई पैसे नहीं आ रहा है तो इसको खत्म करो। को खत्म करने का आदेश दे दिया, राजधानी बदल दिया, कार्टेज को खत्म करने का आदेश दे दिया। अभी और दिमाग खराब हो गया अंग्रेज सबका, बम पे बम मार रहा था अंग्रेज के माथा पर। बोला हम ही बनाए हैं, हम ही से दगाबाजी कर रहा है, ये तो बात ठीक नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया, फिर ठुकरा के मेरा पैर इंतकाम देखेगी तू। अब कहा कि अब इंतकाम देखो क्या करते हैं भाई तुम्हारा, हम उपाय क्या करते हैं।
पहले तो राजधानी बदल दिया, ऊपर से कार्टेज खत्म कर दिया। एक और बलंडर काम किया, क्या किया? तो अंग्रेज सब अपना फैक्ट्री के जांच के लिए एक अधिकारी को पटना भेजा था कि जाओ तनी हम लोग का जांच करके आओ। उस अधिकारी का नाम था एलिस। एलिस को देख पता चला इसको कि एलिस आया है पटना, तो अपना दो चार को सिपाही को भेजा, बोला कि हर के बढ़िया से पीटो, है ना। अब एलिस का पिटाई पटना में हुआ खूब। अब जब अंग्रेज का पिटाई हो गया तो अंग्रेज सबको लगा कि बाप रे बाप, ये तो एकदम बहुत आगे बढ़ गया, अब तो बहुत कुछ कर रहा है। कार्टेज खत्म कर दिया बिना पूछे, एलिस को पीट दिया, राजधानी बदल दिया, अब इसको हटाना पड़ेगा। ई जानता था कि हम ऐसे ऐसे करेंगे उत्पात, तो ये लोग तो हमको छोड़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ करबे करेगा। तो ये भी 2-4-10 गो अंग्रेज सबको फोड़ लिया था, अपने पक्ष में कर लिया था, लेके आया था मुंगेर। और सबसे कहा था, कह रहे तुम लोग, हम लोग तो तलवारें या भाला बर्छा से लड़ते हैं, तुरा सबके पास बंदूक है, तो हमरो बताओ कैसे बनता है बंदूक। तो बोला ट्रेनिंग देंगे सर आपको। तो मुंगेर के आदमी सबको, मतलब उसके आदमी सबको ट्रेनिंग देने लगा। वही रीजन है कि आज भी बिहार का मुंगेर जिला जो है, वो लगभग हर घर में आपको कम से कम कट्टा मिल जाएगा, है ना। इसलिए देखते हैं ना आजकल बहुत गीत चलता है, बाप रे बाप, आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। बताइए, ऐसा ऐसा गीत सब चलाता है पगला सब, है ना। इस सब बजा करके कुछ कुछ बेवकूफ आदमी सब कहता है कि इससे हमारा मान सम्मान बढ़ता है। सम्मान बढ़ता है जी, तो मैसेज जाता है कि हम लोग एकदम खाली मारे पीट करने वाला आदमी, मारे पीट करने वाला आदमी है जी। ये हम लोग का जानबूझ के, हम लोग के बिहार का इमेज जानबूझ के खराब किया है सब, जानबूझ करके। पास ही नहीं करना चाहिए था बिल्कुल, लेकिन अब क्या कहिएगा, है ना। तो ये सब चीज हो गया। तो आज भी आपको देखा जाएगा मुंगेर में कट्टा बनता है, तो उसका देन जो है वो यही मीर कासिम है। 2-4 कांग्रेस सबको लेके आया था, वही सब सिखा उखा दिया। अब ये 3 को काम जब कर दिया ना, तो ये फिर ये सब खोजने लगा कि अब पता करो कि किसके मन में नवाब बनने का ख्वाब पल रहा है। जो नवाब बनता था उसको तो ये अंग्रेज सब चूसता था, है ना। तो देखा कि ससुर जी फिर से तैयार हैं। ससुर जी कह रहे कि हमरे बनाना दीजिए, हमारा तो बेकार आप लोग हटा दिए थे, जो कहिएगा सो करेंगे। बोला ठीक। तो तुरंत ये सब क्या किया, मीर कासिम को 1763 में नवाब के पद से रिमूव कर दिया, हटा दिया, और पुनः मीर जाफर को नवाब के पद पर पदस्थापित कर दिया। अब जब मीर कासिम को नवाब के पद से हटाया गया, तो मीर कासिम भारी बेइज्जती महसूस किया, बोला कि बहुत खराब चीज हो गया मेरे साथ, हमको ये लोग को नहीं हटाना चाहिए। तो जब इसको भारी बेइज्जती महसूस हुआ, तभी कहा कि अब हम अंग्रेजों से लड़ेंगे। अभी हम आपको लेके आ गए कहां, 1764 में। याद किए थे 17 स्टार्ट किए थे बात 1764 से ही, कि बैकग्राउंड बताया ताकि पूरा घटना समझ जाइए कि क्या है ना, खाली डेट याद करने से नहीं होगा, पूरा बैकग्राउंड पीछे से होना चाहिए दिमाग में, कहां पे क्या कैसे और कैसे हुआ। इसलिए 1764 की कहानी 1757 में छिपी हुई थी, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है, आईएएस का मेंस का पेपर आप थोड़ा पहले का उठाइएगा, तो उसमें को सवाल पूछता था GS1 में, कि पलासी के निर्णयों पर बक्सर ने अपना मुहर लगा दिया, विश्लेषण कीजिए। पलासी में तो कुछ हुआ नहीं, वास्तविक युद्ध कला का प्रदर्शन ही नहीं हुआ था, क्योंकि नवाब के साथ धोखा हुआ, सेना को पता नहीं था, सेनापति बिका हुआ था, तो डायरेक्ट हमलों से कोई उसका युद्ध हुआ नहीं था अभी अंग्रेजों का, ठीक है। तो अब ये लोग क्या क्या फिर मीर जाफर को बनाते, जो मीर कासिम था, अभी कहा कि भाई देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमको बदला लेना, रिवेंज लेना है, हम इसे चुपचाप नहीं बैठेंगे। तो ये क्या किया, मीर कासिम ये पहुंच गया अवध, है ना। मीर कासिम ये हो गया बंगाल का पूर्व नवाब। 1764 में क्या हो गया, बंगाल का पूर्व नवाब, बंगाल का पूर्व नवाब, है ना। तो ये था बंगाल का पूर्व नवाब। तो बंगाल का पूर्व नवाब जो है यहां पर मीर कासिम, और ई कहां फिर गया, ई गया सुजाउदौला के पास। सुजाउदौला, ठीक है। और सुजाउदौला जो है ये क्या है, ये अवध का नवाब। सुजाउदौला इसका मित्र था, गया कि पार्टनर सपोर्ट करो, है ना, ऐसे ऐसे हमारा बेइज्जती हो गया है। सुजाउदौला जो था वो एक ही साथ 2 गो पोस्ट पर था,
एक तो ही अवध का नवाब था और साथे साथे दिल्ली का वजीर था, यानी मुगल सम्राट का ये वजीर था। ये एक नियम ही बन गया था पिछले कुछ वर्षों से कि जो व्यक्ति अवध का नवाब होता था वही दिल्ली का वजीर होता था। इसलिए अवध का नवाब नवाबे वजीर भी कहलाता था। ठीक है, नवाब भी होता था, वजीर भी होता था। और उसके बाद अब देखिए, तो ई कह दिया, एग्री कर गया कि ठीक है पार्टनर, दोनों आदमी मिलकर लड़ते हैं, दोनों मिलकर पीटेंगे, दोनों एक हो गया। तो दोनों जब एक हो गया तो ये किसका वजीर था? दिल्ली का वजीर था। तो आपका मान लीजिए कोई सबॉर्डिनेट है, आपका कोई भाई है, बंधु है, वो जाके कहीं मारपीट कर दिया तो आप जाइएगा नहीं उसको छुड़ाने के लिए? इनडायरेक्टली तो आप इन्वॉल्व हो गए ना। आज आप अगर कोई मैटर कर दीजिएगा तो तुरंत पुलिस आपके घरे पहुंच जाएगी, आपके पिताजी को धर लेगी। पिताजी कहेंगे कि नहीं हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। कैसे नहीं दोष है भाई? पिता अगर बेटा अगर पढ़ लिख के कलेक्टर बनेगा तो क्रेडिट आप लीजिएगा ना। हमारा बेटा देखो तो कलेक्टर बन गया, एकदम गांव में मोछ पूर के चलिएगा। अब वही बेटा चोर हो गया, तो चोर हो गया तो कौन लेगा क्रेडिट? तो नो का लेना पड़ेगा ना। आप तो भाई अभिभावक हैं, ऐसा थोड़ी होगा कि भाई मतलब अच्छा हुआ तो मेरे वजह से, खराब हुआ तो मेरे वजह से। अगर अच्छा आपके वजह से हुआ तो खराब भी आपके वजह से हुआ। आपकी मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ काम कर रही थी, कहाँ था? है ना, बच्चा कैसे गलत संगत में पड़ गया, कैसे चोर बन गया भाई, है ना? आईएएस कैसे बन गया? आप बढ़िया स्कूल में पढ़ाए होंगे, बढ़िया जगह पर उसको रखे होंगे, तब ना बन गया। चोर कैसे बन गया? रख दिए होंगे उसे, 4-5 को चोर उसका दोस्त बन गया होगा। आप ना उससे हालचाल नहीं लेते होंगे कि भाई कहा तुम उसके साथ घूम रहा है। माता पिता अगर ठीक से मॉनिटरिंग करे तो बच्चों को ठीक तरीके से रखा जा सकता है, लेकिन अगर नहीं मॉनिटरिंग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और आज के बच्चा सब मोबाइल वाला बच्चा सब है ना। मोबाइल वाला मैंने 5G मोबाइल वाला, तो 2 GB डाटा खत्म हो जाता है रीले देखने में। तो सोचिए कि रील देखने में डाटा खत्म कर देता है तो क्या देखता है, क्या सीखता है वहां से, है ना? माता पिता से अधिकार लगता है मांगने की, यार इट्स माई राइट, है ना? माता पिता को कह देगा इट्स माई वे अदरवाइज स्काई वे, है ना? ये कि माता पिता को दिक्कत देता है सब। तो ई अवध का नवाब, दिल्ली का वजीर, नवाबे वजीर, ई आके इसमें शामिल हो गया। तो नहीं चाहते हुए भी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये भी इसमें शामिल हो। क्यों? क्योंकि इनका वजीर भी शामिल था। ठीक है, तो अब ये भी शामिल हो गए। अब ये तीनों का ग्रुप बन गया, है ना? ये तीनों का ग्रुप बन गया और ये तीनों लोग 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों को कहे कि आओ भाई हमारा सामने। इनका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप था, लोगों को भी लग रहा था कि इस बार ये समय है जब हम लोग आमने सामने का लड़ाई लड़ेंगे। तो 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर जिला में करमनासा नदी के तट पर अंग्रेज और ये भारतीय ग्रुप्स आमने सामने आ गए। ठीक है, अब अंग्रेज और भारतीय ग्रुप जब आमने सामने आए, है ना, तो इसमें अंग्रेज सेनापति था हेक्टर मुनरो। अंग्रेज सेनापति था हेक्टर मुनरो। अब ई कहा कि भाई देखो, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बैटल को। लोग बैटल स्टार्ट कर दिया। जैसे ही लोग बैटल स्टार्ट किया, जैसे ही लोग युद्ध स्टार्ट किया, यहां पर जैसे ही युद्ध स्टार्ट किया, क्या हुआ कि इस युद्ध में हेक्टर मुनरो ने एक साथ इन तीनों के संयुक्त शक्ति को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। है? ये तीनों लोग अपने अपनी सेना को लीड कर रहे थे। क्या? हाँ, हाँ। इधर से ये तीनों लोग थे, ये तीनों लोग लड़ रहे थे, ये तीनों लड़ रहे थे, तीनों अपनी अपनी सेना को लीड कर रहे थे। और इनको अकेला सामना कर रहा था हेक्टर मुनरो। इधर से सेनापति था कि कैसे आई लोग तीनों का संयुक्त सेना था। इसमें मेन रोल में था मीर कासिम, लीड कर रहा था मीर कासिम। ये दोनों इसके साथ सहयोगी की भूमिका में थे।
अब जब ये युद्ध हुआ, जब ये युद्ध हुआ तो क्या हुआ? जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध का फैसला जो आया वो पूरी तरह से हमारे पक्ष के विपरीत आया। ये तीनों लोग हार गया। अब जो ये दिमाग में जो ये एक उम्मीद था कि हम लोग जीतेंगे और शासन हमारा होगा, अंग्रेजों को बाहर खदेड़ देंगे, ये मिसकंसेप्शन खत्म हो गया। तो कहा जाता है कि यही बक्सर का युद्ध अब क्या कर दिया, पलासी के निर्णय पर मुहर लगा दिया। पलासी में सब चीज क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन बक्सर में सब चीज क्लियर दिखने लगा। क्यों? कि 56 तक तो अभी फ्रांस भी नहीं हारा था निर्णायक रूप से, डच भी नहीं हारे थे निर्णायक रूप से, मराठे भी नहीं हारे थे निर्णायक रूप से। तो इस बीच क्या हुआ, पलासी और बक्सर के बीच में क्या हुआ, डच हार गए बेदरा में 1759 में, फ्रांस आ गया 1760 में बांडीवास में, आज 1761 में मराठी हार गए पानीपत के तृतीय युद्ध में। तो अब क्लियर हो गया मामला। जैसे आप किसी घर में गए और उस घर में जब आप आईना के सामने खड़े हुए तो आपका फेस नहीं दिखता है, बहुत दिन के बाद घर खुलता है, और अगर आईना के सामने आप खड़े हो गए तो आप देखेंगे तो आपका चेहरा धुंधला दिखेगा। क्यों? क्योंकि इस पर डस्ट जमा हो जाता है। तो अगर साफ मुंह देखना है तो क्या करना पड़ेगा, डस्टवा को साफ करना पड़ेगा। डस्ट साफ कर देगा तो आपको एकदम क्लियर विजन मिलेगा। 1757 में भारत के भविष्य पर धूल जमा हुआ था, दिख नहीं रहा था कि भारत का भविष्य कैसा होगा। लेकिन 1764 आते आते अंग्रेजों ने ऐसा पोछा लगाया, इतना बढ़िया से धर के पोछा कि एकदम व्यू क्लियर दिख रहा था कि अब भारत पर अंग्रेज ही शासन कर, कोई कंपटीटर ही नहीं था। और उसके बाद जो जो कंपटीटर सामने आए, एक आया हैदर अली, है ना, लेकिन इनके पास एक नीति थी, फूट डालो और राज करो, है ना, डिवाइड एंड रूल। तो हैदर अली के खिलाफ मराठों को यूज कर लिया, तो सबके खिलाफ उन्होंने सबको यूज किया। और यहाँ के जो स्थानीय शासक थे एकदम बेवकूफ टाइप का बिहेव करता था। ये लोग को समझ में नहीं था कि वो हमें ही आपस में लड़ा करके अपना रास्ता साफ कर रहा है, और वो यही किया। और इस युद्ध के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, अंग्रेजों की पूरी जो स्थिति थी वो एकदम क्लियर हो गई, एकदम साफ हो गया कि अब भारत पे अंग्रेज ही शासन करेंगे, कोई और शासन नहीं करेंगे। ये पूरी तरह से क्लियर, समझ रहे हैं? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है कि क्या हुआ और किस तरीके, क्लियर है? तो ये पूरी की पूरी परिस्थितियां यहां पर बनी थी बक्सर के युद्ध में, और बक्सर के युद्ध में जीत गए। और बक्सर का युद्ध जीतने के बाद, जब अंग्रेज बक्सर का युद्ध जीत गए तो उसके बाद क्या हुआ? तो बक्सर का युद्ध जीतने के बाद यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है। और इलाहाबाद की संधि से यह स्पष्ट हो गया कि अब भारत पर अंग्रेज ही शासन करेंगे। और इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई? शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव, है ना। ये रॉबर्ट क्लाइव जो था, आप देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव तो भारत से वापस चला गया था। रॉबर्ट क्लाइव आया कब था? 1757 से लेकर के 1760, ठीक है। 1757 से 1760 तक तो ही था, बंगाल का मामला सेट कर दिया था, है ना। और ये बंगाल का पहला गवर्नर था, ठीक है। 1760 में ही चला गया था वापस, 1760 में ही वापस चला गया था। लेकिन आप देखेंगे कि 1765 में इसको फिर बुलाया गया, भैया आप आइए, अब आप ही इसको ठीक कर सकते। तो ये फिर आया, और ये 1765 से 1767 2 साल फिर रहा इंडिया में। और इसी बीच इसने इलाहाबाद की संधि की और बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। जो द्वैध शासन बंगाल में इसने लागू किया, तो बंगाल में ये द्वैध शासन कब से कब तक चला? हम्म 1765 से 1772 ये समय रहा द्वैध शासन का बंगाल में। तो बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव लागू किया था। इस द्वैध शासन में क्या था? ये दो तरह से था। इसमें इसमें क्या था कि जो दीवानी अधिकार था वो कंपनी ने अपने पास रख लिया, सिविल राइट्स,
और जो क्रिमिनल राइट्स था, उसमें उसको निजामत बोलते थे, आपराधिक, इसको नवाब को दे दिया। ये भी एक प्रकार की कंस्पिरेसी से भरी हुई ही नीति थी। मतलब दीवानी मतलब क्या, टैक्स, है ना, कर, रुपया पैसा का मामला जो होगा, है ना, जो टैक्स का मामला होगा वो सब कौन देखेगा, अंग्रेज। पैसा कहां से आएगा कैसे आएगा ये सब अंग्रेज देखेगा, पैसा ही लोग रखेगा। लेकिन कोई मारपीट कर लिया, कहीं कोई मार के किसी का सर फोड़ दिया, तो वो अंग्रेज नहीं देखे, वो नवाब देखे। इसका मतलब ये हुआ कि रिसोर्स किसी और को और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को, समझ रहे हैं, संसाधन किसी और के पास और उत्तरदायित्व तो किसी और के पास। जिसे पैसा कोई रख ले है और सब्जी लाने के लिए किसी और को भेजा जा रहा है कि जाइए तुम लेके आओ सब्जी। वो पैसे नहीं तो कहां से लाएगा बेचारा, और नहीं लाएगा तो उसको धर के सब पीट दे, कह रहे तुम सब्जी कहां नहीं लाया, पैसा उसको कहां से लाएगा, और जिसके पास पैसा है वो घर में बैठल है। तो ये सब ये क्या था, ये भी एक प्रकार की कंस्पिरेसी थी, ताकि नवाब के खिलाफ लोगों को भड़काया जाए। आम जनता तो अंदर की बात नहीं जान रही है, आम जनता को ये लगेगा कि नवाब कुछ नहीं कर रहा है हमारे लिए, है ना, नवाब करेगा कैसे, नवाब के पास पैसे नहीं है, पैसा तो इनके पास है। अब सरकार सड़क या अस्पताल या कुछ भी कैसे बनवाती है, पैसा है तब ना। अब सरकार चले, मोदी चला रहे हो, इनका पैसा राहुल गांधी किसी तरीके से कब्जा कर ले जा, अब कब्जा कर लेंगे तो कोई काम होगा विकास का। लेकिन आम जनता किससे उम्मीद करेगी कि भाई आप करिए, आपको चुने हैं हम, अभी करिए नहीं पाएंगे, है ना। तो ये सब क्या किया, पहले पैसा अपना कंट्रोल में लिया, इनको दे दिया। तो ये क्या हो गया कि नवाब के प्रति अविश्वास हो गया। तो नवाब के प्रति अविश्वास हो गया तो फिर आगे चलकर डायरेक्टली लोग बंगाल को अपने कब्जा में ले लिया, नवाब को खत्म कर दिया कि भाई चलो अब तुम्हारा छुट्टी हो गया परमानेंट। तो ये द्वैध शासन ने चलाया, और इस द्वैध शासन को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो उसी समय वारेन हेस्टिंग ने इसको खत्म कर दिया। इस द्वैध शासन के काल में, इस द्वैध शासन के काल में दो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हिस्टोरियंस, केम पणिक्कर और परसिवल स्फीयर। ये लोग कहते हैं कि 1765 से 1772 के बीच भारत में बेशर्म लूट का काल था, यानी बहुत बुरी तरीके से भारत को लूटा गया, एकदम बेशर्मी के साथ, है ना। भारत में क्या था, बेशर्म लूट का काल, ठीक है। और फिर कहा कि डाकू राज्य का संज्ञा दिया इसको, क्या है, डाकू राज्य, है ना। तो इस काल को कोई कह रहा है क्या, बेशर्म लूट का काल, कि क्या है भाई, ये क्या है, बेशर्म लूट का काल है, ठीक है। और दूसरा क्या है ये, तो बेशर्म लूट के काल के साथ साथ इसको क्या कहा जाता है, ये दूसरा क्या है, तो डाकू राज्य, है ना, डाकू राज्य, ठीक है। बेशर्म लूट का काल यह डाकू राज्य, इतना लूटा गया इसको, है ना। और इसी लूट का परिणाम क्या था कि 1771-72 में बहुत बड़ा अकाल आया। इस अकाल को मानव जनित अकाल कहा जाता है, इट्स नॉट अ नेचुरल मेड डिजास्टर। ये प्रकृति प्रदत्त आपदा नहीं थी, ये क्या था, मानव जनित आपदा, है ना। ये ह्यूमन मेड डिजास्टर था। ये लोगों ने अपनी नीतियों के माध्यम से भारत जैसे फर्टाइल लैंड को, भारत जैसे फर्टाइल देश को इन लोगों ने क्या किया था, तो अपनी नीतियों के माध्यम से खराब किया था, बर्बाद किया, ठीक है। तो ये इसको कहा जाता है, क्लियर है। तो यहां तक इसको ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार से ब्रिटेन की यहां पे स्थापत्य हो गया, इस तरह से ब्रिटेन यहां पे स्थापित हुआ, क्लियर है। तो ये बात उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी, पूरा क्लियर कट आपके दिमाग में एक स्टोरी के टाइप में भी बैठ गया होगा कि वाई ब्रिटेन इज सक्सेसफुल इन इंडिया, है ना, कि ब्रिटेन कैसे इंडिया में सक्सेसफुल हुआ और किस तरह की परिस्थितियां बनी और उसे कैसे इसने अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया। तो ये सारी बात अभी तक चल रही थी इनके जो कंपटीटर्स थे उनके साथ। अगले नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग केवल ब्रिटेन पे फोकस करेंगे कि ब्रिटेन कैसे आया और किस तरह से किया, कैसे सक्सेसफुल हुआ ये तो हो गया, लेकिन इसने कैसे कैसे धीरे धीरे अपने कहां कहां पे चीजें बिठाई और किस प्रकार से इनके कंट्रोल में इंडिया चला गया, उन सभी चीजों पे हम लोग बातचीत करें, ठीक है। यहां तक मुझे कोई दिक्कत, कोई समस्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए।
हाँ, के एम पणिक्कर और पर्सिवल स्फीयर। के एम पणिक्कर और पर्सिवल स्फीयर। पर्सिवल स्फीयर।